हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की ज्योग्राफी से चैप्टर 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में आप विनिर्माण और उद्योगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं विनिर्माण का क्या मतलब होता है। जैसा कि इस अध्याय का ही नाम है विनिर्माण उद्योग, तो इसलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि विनिर्माण का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में की बात करूँ तो जो विनिर्माण होता है उसका अर्थ ये होता है कि कोई भी कच्चा पदार्थ जिसको अगर मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तो उसको हम विनिर्माण कहते हैं। परंतु अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन में परिवर्तन कर अधिक मात्रा में वस्तु के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई कपास है, ठीक है। अगर कपास को चेंज कर दिया जाता है कपड़े में, ये किसके द्वारा होगा? विनिर्माण के जरिए। जी है, यहाँ पे जो प्रक्रिया होगी कपास को कपड़े में चेंज करने की, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या है? विनिर्माण। तो इसी को हम कहते हैं विनिर्माण। किसी भी कच्चा कपास क्या है इस सिचुएशन में? कच्चा माल है। तो कपास को जब कपड़े में बदल दिया गया तो कपास से ज्यादा कीमती कपड़ा हो गया, राइट। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी कच्चा माल जिसको मूल्यवान और कीमती वस्तु में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसको हम विनिर्माण कहते हैं, ठीक। और ये जो विनिर्माण उद्योग है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्षेत्र होते हैं ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो उसमें जो विनिर्माण उद्योग है वह द्वितीय क्षेत्रों में आता है। और जो विनिर्माण उद्योग है उसके विकास से किसी देश की आर्थिक ताकत में मापा जाता है, क्योंकि देखिए विनिर्माण जो होते हैं वो अधिकतर जो है उद्योग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा भी जाता है कि औद्योगिक विकास से ही देश का विकास जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जो विनिर्माण उद्योग है वो भी विकास में किसी देश की आर्थिक ताकत के रूप में मापे जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं कि जो विनिर्माण है उसको सामान्य और आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है जिनकी वजह से विनिर्माण को आर्थिक विकास में विकास की रीढ़ माना जाता है? तो यह जो है कृषि को आधुनिक बनाने में मदद करता है, राइट। जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, विनिर्माण के साथ-साथ जो कृषि है, वो भी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो उस वजह से जो कृषि है वो भी हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो जाती है। तो इसीलिए क्या जो विनिर्माण होता है, वो अ, कृषि को भी आधुनिक बनाने में मदद करता है, ठीक है? और साथ-साथ इसी के अलावा क्या होता है कि कृषि पर ना लोगों की निर्भरता को कम करता है और उन्हें द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कराता है। अब अब आप देख भी रहे हो कि लोग ज्यादातर कृषि से शिफ्ट होकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, उद्योगों में काम करना पसंद कर रहे हैं, तृतीय क्षेत्र में जाना पसंद कर रहे हैं। तो जो विनिर्माण है उससे क्या होता है कि कृषि पर लोगों की निर्भरता घटती है और वो आगे जाकर द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में रोजगार करने लगते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, देश से जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है उसका उन्मूलन होता है, मतलब वो कम होता है और वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। और निर्मित वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा होता है। क्या होता है कि विनिर्माण के ज़रिए उस वस्तु को मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था कपास का, कपड़े में बदल दिया जाता है, राइट? तो जब वो कपड़ा अगर इंडिया में बन रहा है, तो अगर उसको कहीं और भेजा जाएगा, तो उस वस्तु को भेजने की वज़ह से क्या होगा, वहाँ के रुपए यहाँ पे आएँगे, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, विदेशी जो मुद्रा होती है, उसके भंडार भी बढ़ते हैं। तो कोई कुछ ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, कुछ ये पॉइंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो विनिर्माण है वो विकास में किस प्रकार रीढ़ की हड्डी माना जाता है, राइट। तो आगे देखते हैं हम। आगे यह है कि ये कच्चे माल को उच्च मूल्य के सामान में बदलने में मदद करता है। जैसा कि मैंने बताया विनिर्माण के जरिए क्या होता है, किसी भी कच्चे माल को अधिक अधिक और अच्छे गुणों के साथ साथ मूल्यवान वस्तु में बदल दिया जाता है। और जो कृषि है और उद्योग है उस एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि देखिए अगर कपास कृषि के द्वारा उगाया गया, कपास से कपड़ा कैसे बना? उद्योग के द्वारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कृषि है और जो उद्योग है वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, राइट। और जो उद्योग है वो अपने उपकरण और उत्पाद जैसे कि उर्वरक आदि प्रदान करके अपनी उत्पादकता को बढ़ाकर कृषि को बढ़ावा देते हैं। देखिए ये जो उर्वरक वगैरह होता है इसको बढ़ाते हैं, और जो उपकरण बनाते हैं, जो उर्वरक वगैरह बनाते हैं, वो कौन बनाते हैं? उद्योग। और फिर इसको बेचकर वो किसकी हेल्प करते हैं? कृषि को बढ़ावा देते हैं। तो इस प्रकार भी हम कह सकते हैं कि जो कृषि है और जो उद्योग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और जो उद्योग है वो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर रहता है, राइट।
और जो अपने उत्पादों को सिंचाई पंप, उर्वरक, कीटनाशक और जो प्लास्टिक और जो पीवीसी पाइप होती है, मशीन, उपकरण आदि किसानों को बेचता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो उद्योग है, वो कच्चे माल के लिए किस पर? कृषि के लिए, कृषि पर डिपेंड रहते हैं। अगर मान लीजिए उद्योगों को कपड़ा बनाना है, तो उसको कपास कहाँ से मिलेगी? कृषि से। अगर उसको चीनी बनाना है तो उसके लिए गन्ना कहाँ से आएगा? कृषि से। तो इस सब यहाँ पे क्या बताया गया कि जो उद्योग है वो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं और इसी प्रकार जो कृषि में यूज होती है चीजें जैसे कि पंप होता है, मशीनें होते हैं, उपकरण होता है, वो कौन देता है? वो उद्योगों से बनकर आता है। तो इससे क्या होगा, जो कृषि है वो उद्योगों पर भी निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कुछ इस प्रकार जो उद्योग है और जो कृषि है वो एक दूसरे पे डिपेंड रहती है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योग का क्या योगदान है। जो हमारे राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उद्योगों का योगदान कैसा है। तो अगर मैं योगदान की बात करूं तो जो पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था होते हैं ना, उसकी तुलना में जो भारत है उसमें जीडीपी में उद्योगों का योगदान बहुत कम होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वहाँ की इकोनॉमिक जो है वहाँ उसमें ना जो उद्योग होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा योगदान किसका होता है? उद्योगों का होता है। उस उनकी पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था जो है उसकी तुलना में जो भारत है उसके जीडीपी में उद्योगों का योगदान जो है बहुत कम होता है। किसकी तुलना में? पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था की तुलना में। ठीक है। और जो विनिर्माण क्षेत्र की जो उत्पादकता है, उसमें सुधार के लिए उचित नीतिगत उपाय करने के लिए जो सरकार है, उसके द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद एनएमसीसी का स्थापना किया गया था, जिससे जैसे जो विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादकता है, उसके लिए सुधार हो सके और उसके लिए नीतिगत उपाय किया जा सके, राइट? तो आई होप कि यहाँ पे सारी की चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। तो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जो उद्योगों की स्थापना है, उसके लिए ऐसे कौन-कौन सी चीजें हैं जो उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक होती हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन, बाजार आदि इन सब की उपलब्धता क्या है? किसी भी उद्योग को अगर स्थापित करना है, तो जिस भी जगह पर ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं अच्छे कीमत पर और आसानी से, तो वो स्थिति क्या होती है? उद्योगों के लिए एक आदर्श स्थिति होती है, एक अच्छी स्थिति होती है उद्योगों की स्थापना के लिए, राइट? और इसीलिए जो विनिर्माण उद्योग है उसकी स्थापना कहाँ पर होगी? वही स्थान उपयुक्त होगा उसके लिए जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध हो, ये कारक उपलब्ध हो और जहाँ इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सके। अगर किसी भी उद्योग को स्थापित करना है, तो वो क्या देखता है कि उसको सस्ता श्रम मिल सके, अधिक पूँजी लगानी अगर पूँजी चाहिए तो सरकार हेल्प करे, कुछ शक्ति के साधन वहाँ पे अवेलेबल हो और उसी फैक्ट्री के आस-पास क्या बाज़ार भी उपलब्ध हो ताकि उस उत्पाद को खरीदने वाला भी हो, राइट? तो कोई ऐसी स्थिति ढूँढते हैं उद्योग अपने आप को स्थापित करने के लिए, ठीक है? तो जहाँ पर भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उद्योग जो है वो स्थापित हो जाते हैं, ठीक है? और जो औद्योगिक प्रक्रिया होती है, उसके प्रारंभ होने के साथ-साथ जो नगरीकरण होता है, वो भी प्रारंभ होता है। क्योंकि जो नगर होता है, वो उद्योगों को बाज़ार तथा सेवाएँ जैसे कि बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे-जैसे उद्योग बढ़ते हैं, वहाँ पे नगरीकरण भी बढ़ता है क्योंकि उद्योग के बसने की वजह से क्या होता है, लोग वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं अधिक। और फिर धीरे-धीरे क्या होता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे लोग बढ़ने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, वो नगर में बदल जाता है। और फिर नगरों से उद्योगों को भी हेल्प हो जाता है क्योंकि जो नगर होते हैं वहाँ पे उनको बैंकिंग जैसी सेवाएँ, परिवहन जैसी सीमाएँ सेवाएँ और सस्ते श्रम जैसे उपलब्ध हो जाते हैं। तो जिससे वजह से क्या होता है जो उद्योग होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो औद्योगिक प्रक्रिया जो है वो जैसे-जैसे प्रारंभ होती है उसी के साथ-साथ नगरीकरण भी प्रारंभ होता है। राइट? आगे देखते हैं। कि जो नगर केंद्र है, उसके द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग जो हैं, वो नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि उद्योग ना कई बार ऐसी जगह पे स्थापित हो जाते हैं, जहाँ पर ना उनको सारी चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर अवेलेबल कहाँ पर होती हैं? नगरों के आस-पास। अगर आप नगरों में जाएँगे, तो नगर केंद्र जो होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस वज़ह से आपने देखा भी होगा, तो जो नगर होते हैं ना, वहाँ पे ये सारे उद्योग जो हैं, वो केंद्रित हो जाते हैं और इस स्थिति को क्या कहते हैं? समूहन बचत कहा जाता है। ठीक है? अगर एग्ज़ाम में आता है कि समूहन बचत क्या होता है, तो नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित हो जाते हैं उद्योग, ठीक है? और इसी वज़ह से कई बार जो होते हैं, बहुत से उद्योग नगरों के आस-पास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे हम समूहन बचत कहा जाता है, ठीक है? और ऐसे स्थानों पर धीरे-धीरे
बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। और ऐसे क्या होता है, पहले एक उद्योग, दो उद्योग, फिर से क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ना बहुत सारे उद्योग आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो बिल्कुल ही औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है, राइट? तो आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं उद्योगों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, कच्चे माल के स्रोत कहाँ से मिल रहे हैं उसके आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, उनकी भूमिका क्या क्या है, पूंजी निवेश के आधार पर कितना पूंजी निवेश किया गया है, स्वामित्व के आधार पर कि जो उद्योग है उस पर स्वामित्व किसका है उसके आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। और जो कच्चे और तैयार माल की जो मात्रा होती है और जो भार होता है उसके आधार पर भी कि जो कच्चा माल यूज किया जा रहा है या फिर जो तैयार माल है उसकी भार कितने हैं उसके आधार पर भी उद्योगों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आगे की स्लाइडों में हम इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो उद्योगों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कि कच्चे माल के स्रोत कहाँ कहाँ से आते हैं। तो उसमें सबसे पहले है हमारा कृषि आधारित कि कृषि से जो भी कच्चे माल जो कि कृषि से मिलते हैं उनको हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग, ठीक है? जैसे कि सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी और जो वनस्पति तेल होते हैं इन सब की सभी के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? कृषि से, इसलिए इनको कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। और देश का ये जो है वो ये एक अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। मतलब ये एक ऐसा उद्योग है अकेला जो कच्चे माल को उत्पादन कर देता है और जिसकी वजह से उच्चतम मूल्य की उत्पाद भी हो जाता है और उस श्रृंखला में क्या है एकदम परिपूर्ण है और उस श्रृंखला में आत्मनिर्भर भी है। राइट, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं इसी में नेक्स्ट क्या है, खनिज आधारित। जहां से खनिजों से अगर कच्चे माल की मिलता है हमें खनिजों से तो उनको कहते हैं खनिज आधारित। जैसे कि लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, इन सभी के लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? खनिजों से मिलेगा, राइट? और सॉरी, है ना? तो इन्हीं सभी के लिए हमें खनिजों से कच्चा माल मिलेगा। और इसी के लिए जैसे कि मशीन हो गया, औजार हो गए, है ना? तो इन सभी के लिए भी कच्चा माल हमें कहाँ से मिलेगा? खनिजों से। और पेट्रो रसायन की वस्तु बनाने के लिए हमें पेट्रोलियम जैसे कच्चे माल कहाँ से मिलेंगे? खनिजों से। इसलिए इनको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग, राइट? तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख भूमिका के आधार पर। तो अगर मैं भूमिका के आधार पर बात करूं तो यहाँ पर होते हैं हमारे आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। तो आधारभूत उद्योग वो होते हैं जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन एवं एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, राइट? तो उसको मशीनें चाहिए होंगी, कुछ भी उत्पादन करना है तो उसके लिए मशीनें चाहिए होंगी उसको, ठीक है? तो वो मशीनें कहाँ से मिलेंगी? लोहे से बनेंगी, स्टील से बनेंगी, राइट? अगर वो मशीनें जो हैं वो लोहे से बनती है तो उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? जो लोहा इस्पात उद्योग होगा वहां से। तो इस वजह से क्या कहा जाता है? आधारभूत उद्योग। मतलब किसी फैक्ट्री को अगर मशीन बनानी है तो उसके लिए आधार क्या होगा? वो लोहा उद्योग, जहां से उसको लोहा मिलेगा, राइट? तो इसीलिए जो उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। एक उद्योग मान लीजिए वो क्या करता है? लोहा उत्पन्न करता है और दूसरा क्या करता है? मशीन बनाता है। तो जो मशीन बनाता है उसके लिए आधारभूत उद्योग क्या हो गया? ये, क्योंकि इसके उत्पादन पर ये डिपेंड करता है, इसीलिए ये जो उद्योग है वो इसके लिए एक आधारभूत उद्योग हो गया। तो इसीलिए जिनके उत्पादन पर अन्य दूसरे उद्योग निर्भर होते हैं उनको हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं उपभोक्ता उद्योग। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ऐसे ही उत्पादन करते हैं जिनका उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, ठीक है? जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे कि चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये तो डायरेक्ट बनती है और इनका डायरेक्ट यूज कौन करता है? डायरेक्ट उपभोक्ता यूज करते हैं, राइट? तो इस वजह से क्या इनको कहा जाता है? उपभोक्ता उद्योग, जिनके उत्पादन का सीधा उपभोक्ता उपभोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पूंजी के आधार पर। पूंजी के आधार पर अगर मैं बात करूं तो लघु उद्योग होते हैं और बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग, ऐसा उद्योग जिनमें 1 करोड़ रुपए तक के अधिकतम निवेश तक की सीमा हो।
1 करोड़ रुपए तक ही सीमा, यहाँ पे एक सीमा होती है कि 1 करोड़ रुपए तक के से अधिक निवेश नहीं किया जा सकता है, इतनी सीमा है इसमें। और इसमें क्या होता है, कम संख्या में मजदूर काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लघु उद्योग। और इनका क्या होता है, एरिया भी छोटा होता है, ये छोटे उद्योग होते हैं। और इनमें जो पूंजी निवेश होता है वो भी 1 करोड़ से कम होता है, और इसमें मजदूर भी होते हैं वो कम संख्या में काम करते हैं, और इनमें मशीनें जो होती हैं वो भी थोड़ी छोटी-छोटी यूज़ की जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, लघु उद्योग। और अगर मैं बड़े पैमाने की उद्योगों की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, कोई भी उद्योग जिसमें निवेश 1 करोड़ से अधिक किया जाए, तो इसे क्या कहते हैं, बड़े पैमाने के उद्योग। और इसमें क्या होता है, जो श्रमिकों की संख्या होती है वो भी अधिक होती है, और इसमें मशीनों का उपयोग भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। और इन जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं उनका जो क्षेत्र होता है, उद्योग का क्षेत्र, वो भी बहुत बड़े इलाके में होता है। राइट, तो इनको हम इसलिए कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। अगर मैं स्वामित्व के आधार की बात करूं तो इसमें होता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत में हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भेल जिसको कहा जाता है, तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जो कि बहुत ही फेमस है। देखिए, मैं आपको इसमें बताती हूँ। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो होते हैं जिनका कार्यान्वयन, जिसका रख-रखाव, जिसका देख-रेख कौन करता है? सरकारी एजेंसियाँ करती हैं। और ये क्या होती हैं? ये सभी के लिए होती है। इसमें कोई रोक-टोक नहीं होता कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है। ये सार्वजनिक होता है, ये सभी के लिए होता है। ठीक है? तो और जिसका देख-रेख कौन करता है? सरकारी एजेंसियाँ करती हैं। ठीक है? जिनको हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। और अगर मैं निजी क्षेत्र के उद्योग की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, जिनका जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित किया जाता है, जैसे कि टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग, ये सब क्या है, ये निजी उद्योग है। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार देख-रेख नहीं करती, या तो कोई एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर वो होता है, ठीक है, या तो कोई एक व्यक्तियों का समूह होता है जो उसको संचालित करता है और उसका रख रखाव करता है उस उद्योग का। तो ऐसे उद्योग को क्या कहलाते हैं, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। और अगर मैं संयुक्त क्षेत्र की बात करूँ, तो अभी हमने देखा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक सरकारी एजेंसियाँ कंट्रोल करती हैं, और निजी क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या किसी समूह के अंडर में वो होता है। परंतु जो संयुक्त उद्योग होते हैं, वो ऐसे उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं। ये जो उद्योग होते हैं, वो किसी एक व्यक्ति के अंदर अंडर होता है, ठीक है? किसी एक व्यक्ति के अंडर होता है, और उसकी हेल्प कौन करता है? जो राज्य सरकार होता है वो उसकी हेल्प भी करता है। तो ऐसे उद्योगों को कहते हैं हम, जो कि राज्य सरकार और जो कोई भी संयुक्त प्रयास से चलाया जाता है, कोई भी निजी क्षेत्र के, तो उनको हम कहते हैं संयुक्त उद्योग। जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है, संयुक्त, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की हेल्प से चलता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, ये एक संयुक्त उद्योग है। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें भी क्लियर हुई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो कच्चे और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग कौन-कौन से होते हैं। तो अगर मैं भार के आधार पर बात करूँ तो एक होते हैं भारी उद्योग और एक होते हैं हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग वो होते हैं जहाँ पर उनके उद्योग ना वो उत्पादन क्या करते हैं, एकदम भारी-भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। जैसे कि लोहा और इस्पात उद्योग, यहाँ पे क्या होगा, जो भी चीज़ वो बनेगी वो भारी होएगी, है ना? उसका उत्पादन, कच्चा माल भी भारी होगा, उत्पादन भी भारी होएगा। तो इस वजह से क्या होता है, उनको भारी उद्योग कहा जाता है। और जैसे कि लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग भी है, क्योंकि लोहे से ही मशीनें बनाई जाती हैं, और इस्पात से आगे चलकर बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, स्टील वगैरह बनाया जाता है, राइट? तो इस वजह से ये क्या होंगे, ये किसी अन्य फैक्ट्री के लिए ये आधार हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या है, आधारभूत उद्योग भी है। क्योंकि अन्य सभी जो भारी और हल्की और जो मध्यम उद्योग होते हैं, वे सभी क्या मशीनरी पर निर्भर करते हैं, और मशीनरी किससे बनती है, लोहे और इस्पात से। तो लोहा और इस्पात जो है एक भारी उद्योग भी है और एक आधारभूत उद्योग भी है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं हल्के उद्योग, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, इनका जो उत्पादन होता है वो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। इनमें क्या होता है कि कच्चे माल भी इनके कम भार वाले होते हैं, ठीक है? और जो तैयार माल होता है वो भी हल्के होते हैं, ठीक है? कच्चे माल का प्रयोग करते हैं और हल्के तैयार माल का उत्पादन भी करते हैं। हल्का कच्चा माल उपयोग करते हैं कम भार वाले, और तैयार जो माल होता है उसका वो भी क्या होते हैं, वो हल्के होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, हल्के उद्योग कहा जाता है। जैसे कि
विद्युतीय उद्योग, इसमें तो कोई मतलब समझिए कि वो एक भारी नहीं होगा, राइट? तो ये सब क्या होंगे? ये हल्के उद्योग हो गए। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पटसन उद्योग है, उसको भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। सबसे बड़ा उत्पादक है यानी कि उत्पादन करने वाला, और निर्यातक यानी भेजने वाला, यानी दूसरे कंट्री में निर्यात करने वाला कौन है? बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक। ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। कितने? 80। और इनमें अधिकांश जो है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। और पहला जो पटसन उद्योग है वो कहाँ पे लगाया गया था? वो कोलकाता के निकट रिशरा में 1855 में लगाया गया था। अब हम आगे देखते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि पटसन उद्योग वो हुगली नदी के पास है। तो हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने के क्या कारण है, हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए देखिए, तो जो पटसन उत्पादन है उसके क्षेत्र निकट क्या है, वहां पे उसको सड़क मिल गया, रेल मिल गया, और सस्ता क्या मिल गया? जल परिवहन मिल गया। ठीक है। और कच्चे माल का मिलना भी आसान हो जाता है, जिसके जिसकी वजह से क्या होते हैं, वो हुगली नदी के आसपास हो गए। और कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती सड़कें क्या, जैसे उड़ीसा, बिहार, यूपी, इन सब में क्या, यहाँ से सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। और प्रचुर जल भी पश्चिम बंगाल से मिल जाता है। इस वजह से क्या है, जो पटसन उद्योग है वो हुगली नदी के तट पर है, ये भी एक कारण होता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो कोलकाता है वो एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में है, जहाँ से बैंकिंग वगैरह सेवा आसानी से मिल जाती है। ठीक है। और जो बीमा और जूट के सामान के निर्यातक के लिए जो पतन की सुविधाएं हैं वो भी प्रदान करता है। पतन की अगर उसको सी के थ्रू लेना ले जाना है तो उसकी भी सुविधा प्रदान कराता है। ठीक है। और जो बढ़ते वैश्विक पर्यावरण है उसके अनुकूलन ने जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान किए हैं। अभी बीच में क्या हुआ था, जो जूट था वो एक तरह से बंद सा हो गया था, परंतु जैसे जैसे निम्नीकरण बढ़ रहा है, पुनः जागरूकता आ रही है लोगों में, तो पुनः जो जूट है उसको पूरा एक नया अवसर मिल गया है उत्पादन के लिए। इसको नए अवसर मिल गए हैं जूट को उत्पादन के लिए, किसकी वजह से? जो नए नए निम्नीकरण हो रहे, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, राइट? अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रसायन उद्योग। तो जो रसायन उद्योग होते हैं उनमें क्या होता है कि भारत में रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। और यह उद्योग जो है वो एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। और इसमें क्या है, लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं। और इसमें क्या होता है कि जो अकार्बनिक और जो कार्बनिक होते हैं दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। और जो कार्बनिक रसायन होते हैं उसमें पेट्रो रसायन शामिल है, जो कि कृत्रिम वस्त्र जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयां, इन सबको बनाने में किया जाता है। और ये जो उद्योग होते हैं ना, वो तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब हम देखते हैं उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग इसमें क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, फास्फेटिक होते हैं तथा अमोनिया फास्फेट होते हैं, मिश्रित उर्वरक जिनमें क्या होता है, मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि इनमें मुख्य पोषक उर्वरक होते हैं नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश। ठीक है। और लेकिन जो पोटाश है वो पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि जो हमारा देश है उसमें वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला जो पोटाश है या जो पोटेशियम है उसके भंडार नहीं है। तो इसलिए जो पूर्णतः ये आयात किए जाते हैं। ठीक है। और जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल राज्य, इन सब में क्या है, कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% जो है उसका उत्पादन होता है। जितना भी टोटल उत्पादन होता है उसका 50% कहाँ पर, इन्हीं जगहों पर होता है। तो आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि जो सीमेंट उद्योग है उसके निर्माण कार्य जैसे कि घर बनाना, कारखाने, पुल बनाना, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, इन सभी में क्या है, इन सभी के निर्माण में क्या, जो सीमेंट उद्योग है वो आवश्यक हो जाता है।
सीमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है और इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे कि चूना पत्थर, सिलिका और जो जिप्सम है उसकी आवश्यकता होती है, राइट। और रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें क्या होता है, कोयला, विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। और जो पहला सीमेंट उद्योग है उसको सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। अब हम देखते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग, इसमें क्या होता है ना, मोटर गाड़ी यात्रियां तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। जो मोटर गाड़ी होती है वो यात्री और जो सामान होते हैं उसके तीव्र परिवहन करते हैं, जल्दी जल्दी, बहुत स्पीड में। ठीक है, परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मोटर गाड़ियों से आसानी होता है। और भारत में विभिन्न केंद्रों पर, जैसे कि मोटर गाड़ी में बात करें तो ट्रक, बस, कारें, मोटरसाइकिल, इन सभी का उत्पादन होता है। और तिपहिया और जो बहु उपयोगी वाहन होते हैं उनको निर्मित किया जाता है, ठीक है। और ये उद्योग कहाँ कहाँ पर है, अगर वो मोटर गाड़ी उद्योग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो यहाँ पे है दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, इन सभी इलाकों में इनके आसपास में स्थित है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी जो है, उसकी अधिकतर चीजें कहाँ पे, बेंगलुरु में स्थापित है। जैसे कि टेलीविजन आता है, इसी में टेलीफोन, कंप्यूटर, दूरसंचार, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। और जो बेंगलुरु है वो भारत का एक इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र भी हैं। जैसा नहीं है कि सिर्फ बेंगलुरु में, अन्य उत्पादक केंद्र भी है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, कोलकाता एंड लखनऊ, ठीक है। और इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण, अगर सबसे अधिक संकेंद्रण मैं बताऊं तो वो बेंगलुरु, नोएडा और मुंबई, चेन्नई और पुणे में होता है, ठीक है, इस उद्योग का। तो आई होप कि यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई चीज ऐसी रह जाती है जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। अब देखिए, होता क्या है कि हम नए नए टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं, नए नए चीजों को अपना रहे हैं। कभी कोई इधर नई चीज एक्सपेरिमेंट होता है, कभी कोई नया चीज एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें एक तरफ से फायदा तो हो रहा होता है, दूसरी तरफ से हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है उसका। ऐसा तो हर चीज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, उद्योगों के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट हो ऐसा नहीं है, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण फैलता है, जिसकी वजह से पर्यावरण का बिल्कुल ही निम्नीकरण होता है, पर्यावरण एकदम ही खत्म होने लगता है, उसके बहुत ही नुकसान पड़ होने लगते हैं। तो हम उन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उद्योगों की वजह से क्या-क्या प्रदूषण है और पर्यावरण को किस तरह से निम्नीकरण हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो उद्योग जो है, उसके भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसको बढ़ाने में उद्योगों ने बहुत ही वृद्धि की है, उसको विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण जैसे प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकास ही हुआ है, इनके द्वारा जो ये कुछ इस प्रदूषण जो फैल रहे हैं उनको भी नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है। और जो उद्योग है वो 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इनको करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित है। ये सभी विकास के साथ साथ कुछ इस प्रकार के इन टाइप्स के हमारे प्रदूषण भी फैलते हैं, किसकी वजह से, उद्योगों की वजह से। तो आगे हम अब इनको ही डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण। इससे क्या होता है, इससे अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें क्या है, ये अनचाही गैसें होती है, जो कि इनकी मात्रा क्या होता है, हवा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वायु प्रदूषण फैल जाता है, ठीक है। क्योंकि वायु में जो निलंबित कणनुमा पदार्थ होते हैं उसमें ना ठोस और द्रव्य दोनों प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। जैसे कि धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, वायु प्रदूषण, मानव स्वास्थ्य और जो पशु पौधे होते हैं, इमारतें, इनके लिए भी पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ये जो कुहासे, धूल, स्प्रे वगैरह होते हैं, वो सब किसकी वजह से होता है, वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। जब वायु में
अधिक जो अनचाही गैसें हैं उनकी उपस्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण होता है। और इससे क्या होता है, इस केवल मानव ही नहीं, पशुओं और जो पर्यावरण है उस पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जल प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि उद्योग कई बार क्या होते हैं ना, कार्बनिक और जो अकार्बनिक अपशिष्ट होते हैं उनको पदार्थों को नदी में छोड़ देते हैं। जो भी उनका अवशेष वगैरह होता है, जो भी रसायन वगैरह बनते हैं, उनको क्या करते हैं, वो नदियों में ही बहा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी प्रदूषण फैल जाता है। और जल प्रदूषण के प्रमुख कारक क्या है, अगर मैं मेन कारक की बात करूं तो जैसे कि कागज की लुगदी, रसायन, वस्त्र और रंगाई जो उद्योग होते हैं, और जो तेल शोधनशालाएं होती हैं, जो चमड़ा उद्योग होता है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है किसमें, जल प्रदूषण को बढ़ाने में। और जैसे कि भारी उद्योग जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक और इन सब से क्या होता है, कृत्रिम रसायन, इन सब से क्या होता है, अगर मुख्य अपशिष्ट की बात करूं तो पदार्थों में फ्लाई ऐश और फॉस्फोजिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां, ये सभी मेन है जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। एग्जाम में क्या होता है, कई बार ये किसी एक के ऊपर भी पूछा जा सकता है, और इन सभी प्रदूषण को ऊपर एक नोट लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। तो आप इन सभी के लिए अच्छे से एक एक, कम से कम 5-5 पॉइंट आप अच्छे से समझ के जाइएगा। अगर किसी एक टॉपिक पर भी आए तो आप अच्छे से लिख पाए, ऐसा पढ़ के जाइए। और अगर इन सबको एक साथ लिखना हो तब भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। तो आप जैसे जल प्रदूषण में लिख सकते हैं कि जो उद्योग है वो कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्टों को क्या बिना छाने, बिना साफ किए डायरेक्ट नदियों में बहा देते हैं। अगर मैं मेन उद्योगों की बात करूँ जैसे लुगदी, चमड़ा उद्योग, ये सभी क्या होता है, डायरेक्ट जल में बहा दिया जाता है, इनके रसायनों जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उन पर भी प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य पर तो पड़ता ही पड़ता है। और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि तापीय प्रदूषण, इससे तापीय प्रदूषण कैसे होता है। इससे क्या होता है कि जो कारखाने होते हैं और जो ताप घरे होते हैं उसमें गर्म जल, जो भी फैक्ट्री में से गर्म जल निकलता है उसको ना बिना ठंडा करे कहाँ पे, नदियों में और तालाबों में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो जल होता है उसमें तापीय प्रदूषण होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई जल है, अगर उसमें कोई मछली है, ठीक है, अगर कोई मछली उसमें तैर रही है, तो उसमें अगर गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया जाए, है ना, तो उससे क्या होगा, अगर वो डायरेक्ट उस मछली पे चली जाती है तो इससे जो जलीय जीव है इन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और उस जल की वजह से क्या होता है, जो जल होता है नदी का, उसके गुण में भी गिरावट आ जाता है। तो इस वजह से तापीय प्रदूषण की वजह से भी बहुत, तापीय प्रदूषण की वजह से जलों को भी नुकसान पड़ता है, ठीक है। और जो जलीय जीवन है इस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और जो परमाणु ऊर्जा है, संयंत्र है, उसके अवशिष्ट और जो परमाणु शस्त्र हैं, उत्पादक है कारखाने, उनसे क्या होता है, कैंसर और जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। और मृदा और वो जो जल प्रदूषण है वो आपस में संबंधित है। कैसे, देखिए जैसे मैं बताती हूँ, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु है, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक की वस्तु, रसायन वगैरह, वो क्या पड़े हैं, वो भूमि पर पड़े हुए हैं, मान लीजिए भूमि पे पड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, बारिश होती है, तो बारिश होती है तो उससे क्या होता है कि ये जो चीज है वो बारिश के जल के द्वारा दबते हुए इनके जो रसायन के गुण होते हैं वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जमीन के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, इन इन वस्तुओं की वजह से जो भूमि है वो प्रदूषित हुई। और इस प्रदूषण के साथ साथ जब वो अंदर गई भूमि के अंदर, तो भूमि के अंदर जो जल है वो भी प्रभावित हुआ। तो उससे क्या हुआ, ये दोनों एक साथ प्रभावित हुए, भूमि प्रदूषण भी हुआ और जल प्रदूषण भी हुआ। तो इस वजह से जो मृदा प्रदूषण है और जो जल प्रदूषण है वो आपस में रिलेटेड है। जैसे कि मलबा का ढेर अगर मैं बताऊं, तो जो मलबे का ढेर है, विशेषकर जो कांच रसायन होते हैं, औद्योगिक बहाव होते हैं, लवण, इन सभी को, मृदा को क्या करते हैं, ये अनुपजाऊ बनाते हैं। और वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक क्या जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जल को भी प्रदूषित कर देते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने किस किस प्रकार से पर्यावरण का निम्नीकरण हो रहा है, हमने ये देखा, राइट। अब हम देखते हैं कि जो पर्यावरण निम्नीकरण है उसको हम रोक कैसे सकते हैं, उसकी रोकथाम कैसे की जाए। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो पर्यावरण निम्नीकरण है, अगर उसकी रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो औद्योगिक अपशिष्ट और जो गर्म पानी है उसको नदी अगर झीलों में बहाया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, तो उससे पहले उसको संशोधित किया जाए, उस जल को ठंडा किया जाए, उसके बाद नदियों में डाला जाए। इससे क्या होगा, नदियों की जो जल है उसकी गुणवत्ता में कमी होने से बचेंगे। और जो वायु है उसमें निलंबित जो प्रदूषण है उसको कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियां, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषण
पदार्थों को पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। इससे क्या यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई फैक्ट्री है, अगर उसमें से धुआँ निकलता है तो उसके लिए ना ऊँची चिमनियाँ होनी चाहिए ताकि वो वायु के एयर से भी थोड़ा ऊँचे पे जाके खत्म हो, जिससे क्या होगा जो वायु में अनचाही गैसें हैं वो उपस्थित ना हो पाए और वायु प्रदूषण ना हो। तो इसके लिए क्या ऊँची चिमनियाँ बनाई जाए, स्क्रबर बनाया जाए और जो गैस निकलते हैं उनको छानने के लिए पृथक्करण उपकरण लगाने चाहिए, ठीक है? और जो कारखाने होते हैं उसमें कोयले की अपेक्षा कोयले से क्या अधिक अधिक धुआं होता है उसकी अपेक्षा तेल और जो गैस होते हैं उसके प्रयोग किए जाए ताकि धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सके धुआं कम निकले। और जो जनरेटर होते हैं उसमें आपने देखा होगा इससे क्या होता है ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो जो जनरेटर होते हैं उसमें आवाज बहुत निकलता है, तो इसलिए जनरेटरों में क्या साइलेंसर लगाया जाना चाहिए जिससे कि मशीनों से आवाज कम निकले, ठीक है? और ध्वनि प्रदूषण भी कम होए और ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि उत्पन्न करती हो। ऊर्जा का सक्षम करती हो और ध्वनि भी कम उत्पन्न करती हो जिससे ध्वनि प्रदूषण बचा बचा जा सके जिससे। ऐसी मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ ऐसी रह जाती है, आपको समझ में ना आती हो, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।